बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम स्टडी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कंट्रोल प्रॉब्लम से। और इस कंट्रोल प्रॉब्लम में हम स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस, उसका नॉन लीनियर मॉडल, उस पर देन उसकी लीनियराइजेशन, उसकी कैलकुलेशंस और फिर एक सिमुलेशन होमवर्क, राइट। सो द फर्स्ट थिंग विल कम आउटलाइन जो है वो इस तरह से है कि वी विल स्टार्ट विद द सिस्टम डिस्क्रिप्शन, और इसमें हम ब्लॉक डायग्राम एस्पेक्ट में इसको स्टडी करेंगे, सिस्टम के डिस्क्रिप्शन को जो हम स्टडी कर रहे हैं। एंड देन वी विल फोकस ऑन द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली इस सिस्टम की क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से हम प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। देन अगेन द सिस्टम डिस्क्रिप्शन, लेकिन दिस टाइम वी विल फोकस ऑन द वेरिएबल्स, और सो दैट कि हम उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकें। तो फिर मैथमेटिकल एस्पेक्ट में हम उसको स्टडी करेंगे द सेम सिस्टम। द फर्स्ट टाइम वी विल स्टडी एज अ ब्लॉक डायग्राम, ताकि हमें उसकी फंक्शंस का पता चल जाए, फंक्शनैलिटी के लिए, ठीक है, और उसके इंटरकनेक्शन के लिए। देन वी विल फोकस ऑन दी इट्स प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर हम इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि जिससे हम इसका मॉडल बना सकें। की फीचर्स ऑफ द एक्साइटेशन एंड EVR ब्लॉक डायग्राम, और फिर सिंबल्स जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में यूज़ होंगे। देन वी विल फोकस ऑन द नॉन लीनियर मॉडल। थर्ड ऑर्डर का हम मॉडल यूज़ करेंगे, सिंक्रोनस मशीन का एक एक्साइटर का मॉडल यूज़ करेंगे। एंड देन वी विल फोकस ऑन हाउ टू डू द लीनियराइजेशन। लीनियराइजेशन के बाद हम चलेंगे इनिशियल कंडीशन कैलकुलेशंस पे, एंड देन वी विल एंड टू हैविंग अ होमवर्क। ये वो सिस्टम है, सिस्टम मॉडल है सिस्टम की, जिसकी डायनेमिक्स को हम स्टडी करेंगे। On one side this is a mechanical system, other side it is an electrical system, and we have a coupling between them, right? और हर स्टेज पे हमारे पास कंट्रोल्स है। we have 1 2 3 4 5 6, इस सिस्टम में तकरीबन 6 कंट्रोल की स्टेजेस मौजूद हैं, और हर जगह जो कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है, अगर हम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव की बात करें, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर एवरी स्टेज इज डिफरेंट। जैसे यहाँ पे आप फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं ऑन द फर्स्ट स्टेज, दिस इज अ फ्यूल कंट्रोल विच इज़ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर आके हम स्टीम कंट्रोल करते हैं विद स्टीम और उसका प्रेशर। टरबाइन में इसके टॉर्क का कंट्रोल है, स्पीड कंट्रोल, एंड वी हैव आउटपुट ऑफ टॉर्क। ये टॉर्क जो है आपके पास जनरेटर में, ऑफ कोर्स के स्पीड एंड टॉर्क आर इंटर रिलेटेड, जिस तरह यहाँ प्रेशर और स्टीम जो है वो इंटर रिलेटेड है। So one is a manipulated variable, other is a resultant variable. Then we have a coupling here. जब torque की बात आती है तो on this side we have TM, mechanical torque, and on the right hand side we have electrical torque, ठीक है, electrical torque. And then we have जो generator है उसकी output जो है that इसमें voltage और current control है, VI power control भी कहते हैं इसको, voltage control, voltage is being controlled here. Then we have network control, network में हम power flow को control करते हैं, and finally we have the load. तो हमने देखा कि हर control की अपनी objectives हैं। So ये पूरा system की एक dynamical aspect है, ठीक है। तो this is the block diagram sort of, this is a block diagram aspect, ठीक है। अभी इसी चीज को रिविजिट करेंगे। अच्छा, इसी ब्लॉक डायग्राम की अगर कंपोनेंट लेवल पे देखा जाए तो वी हैव एक्चुअली गवर्नर
सिस्टम और गवर्नर सिस्टम की इनपुट जो है इट इज़ स्पीड वेरिएशन in the speed is the input to this governor system और ये एक बेसिकली एक वाल्व है, इस वाल्व को ये मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। और वाल्व को मैनिपुलेट करने से बेसिकली इसका जो स्टीम है इट विल बी वेरी, ये टरबाइन है इट्स रोटेटिंग एंड यहाँ से आपके पास टरबाइन की मेजरमेंट है। ऑन दिस साइड हम देखें तो हमारे पास दिस इज द सेट पॉइंट फॉर दिस कंट्रोल सिस्टम, दिस इज द सेट पॉइंट फॉर द सेकंड कंट्रोल सिस्टम जिसमें आप वोल्टेज को कंट्रोल, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, स्पीड कंट्रोल है। इसी स्टेज पे देखें तो यहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं वोल्टेज को, ठीक है। इसका अपना सेट पॉइंट है, इसकी डायनेमिक्स है, मेजरमेंट है एंड देन वी हैव द वेरिएशन इन दी वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज और एक्साइटेशन फील्ड और फील्ड वाइंडिंग पे एंड देन दिस इज द सिंक्रोनस जनरेटर वी हैव। जनरेटर, ओके, एंड देन कम्स द ट्रांसफार्मर्स और फिर ये ट्रांसमिशन लाइन है and it goes to the power line. अच्छा, ये जो बेसिक कंपोनेंट आपके सामने नजर आए हैं, वी आर एक्चुअली हाईलाइटिंग ओनली द कंपोनेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोल लूप। अलाउ मी टू राइट, इसमें आपको नजर आना चाहिए वेरी क्लियरली। इफ आई आस्क यू के इनको इंडिविजुअली तो यू शुड बी एबल टू मेक अ सेट पॉइंट प्लस देयर इज अ कंट्रोलर हियर, पीआईडी कंट्रोलर भी हो सकता है, एरर सिग्नल यहाँ जनरेट होगा, द कंट्रोलर गोज टू सम काइंड ऑफ actuator and then we have a process model, पूरा प्रोसेस है, and then we have the output जिसको आप y कहेंगे and we have a measurement and the measurement comes here with the negative sign, so this is a feedback control system. आप मुझे कोई बताएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि we have one control system here, we have another control system here, ठीक है। This is a speed control system और ये दूसरा जो है वो है voltage control system. Connecting with the previous diagram आप देखें तो आपके पास यहाँ पर speed और voltage control. So actually where are we? हम basically अभी इस system की बात कर रहे हैं. We are not focusing on the generation part, furnace part, और ना ही हम नेटवर्क और ये लोड की बात करें। तो अभी जो हम आज का डिस्कशन है एंड द प्रॉब्लम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज मेनली फोकस्ड ऑन दिस स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज, ठीक है, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो सिस्टम डिस्क्रिप्शन ब्लॉक डायग्राम में दिस टाइम वी आर एक्सप्लोरिंग इट इन टर्म्स ऑफ लाइक इसके, अब आप देखें तो ब्लॉक डायग्राम में पहले सिर्फ कनेक्शन है, बट नाउ वी कैन सी द वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको अच्छी तरह डिटेल में स्टडी किया था। So I will focus on the problem right now. So the problem is, since 1960s, low frequency oscillations. So we have very low frequency oscillations in the system in order of few cycles per minute. Few cycle per minute हो सकता है, for example, हो let's say 5 cycles per minute or so on. हम देखेंगे कि इसके realistic value क्या है. Have been observed when large power systems are interconnected by relatively weak tie lines. So the main reason might be the weak tie lines, जिसकी वजह से हमारे पास oscillations system के अंदर introduce हो जाती हैं. And then इन oscillations की वजह से जब भी oscillations आ जाएंगी तो last lecture में हमने देखा था कि oscillations may come like this.
और अगर ये ऑसिलेशंस ऐसे डाई कर जाएं then your system is stable. But in case अगर oscillations इसी तरीके से आए and they start growing, ठीक है, तो ये आपका अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि आपके पास जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है उसका इंटरकनेक्शन लूज हो जाएगा। इसके अलावा और भी सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज आएंगे। So with more experience accumulated from interconnected electric power system, 60s से इस चीज़ पे काम हो रहा है और अभी तक recently भी इस चीज़ पे काम हुआ है। Power system engineers are now convinced that the low frequency oscillations are due to the lack of damping. जो figure out किया है, it is because of the lack of damping, especially in the electrical mode. Electrical mode क्यों? इलेक्ट्रिकल मोड में आपके पास अगर डैम्पिंग कम है तो उसकी लैकिंग, उसकी कमी की वजह से आपके पास ये ऑसिलेशंस बढ़ जाते हैं। तो हमें डैम्पिंग को इंक्रीज करना है, राइट। ये हमने पहले भी इसको स्टडी किया और इसको सॉल्व करने का एक तरीका है और दैट मेथड इज कि आप पावर सिस्टम के स्टेबलाइजर्स को इंस्टॉल करें। पावर सिस्टम स्टेबलाइजर्स ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है। हमने अगर आपको याद हो कि हमने पावर फैक्ट्री में एक पूरा 9 बस सिस्टम हमने एक सिमुलेट किया था। सो इन फ्यूचर वी विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस दिस लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम एंड फिगर आउट कि किस जनरेटर के पास आप पावर सिस्टम स्टेबलाइजर लगाएं तो वो स्टेबल होगा। तो वी विल हिट इट दिस सिस्टम। हम कुछ लेक्चर्स के बाद इसके ऊपर वापस भी आएंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम इस सिस्टम के अंदर ऑसिलेशंस इंट्रोड्यूस कराएं और इसको अनस्टेबल करें एंड देन वी विल स्टेबलाइज इट बाय यूजिंग द पावर सिस्टम स्टेबलाइजर। ओके, सो आई विल ट्राई टू डेवलप दिस एक्टिविटी और अगर आप में कोई और इंटरेस्टेड है तो यू कैन टेक इट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट बिकॉज आपने प्रोजेक्ट भी करना है। ओके, सो continued with the system description, again the same system we are looking, लेकिन इस दफ़ा हम उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और जो वेरिएबल्स यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ दीज आर द वेरिएबल्स स्पेसिफिकली। अभी हम इस सिस्टम के सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वेरिएबल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं विच आर वेरी क्रूशल इन द डायनेमिक्स जो हम जिस चीज़ को सॉल्व करेंगे। सो इन this is a single sort of machine infinite bus system. इसमें एक local load भी लगा हुआ है। This is the load impedance, load admittance, ठीक है। और load admittance जो है this is actually consisting of G which is the conductance, load conductance, और B जो कि आपके पास है ससेप्टेंस। ये चीज़ें क्या है अभी हम आगे जाके देखते हैं, रिकॉल करेंगे। एंड दिस इज ओवर ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस, ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस और दिस R इज द रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, और X जो है वो आपके पास है। X क्या चीज़ है, कोई मुझे बताएगा? X is the reactance, right? X is the reactance. ठीक है, ये भी हो गया। इसके अलावा हमारे पास और जो इसमें चीज़ डिफाइन करने की है
on this phasor. अच्छा, हम phasor क्यों यूज़ करते हैं, खाली वेरिएबल क्यों नहीं यूज़ करते हैं? In power system, a complete variable is represented by its phasor, क्योंकि ये पावर सिस्टम की यूनिकनेस ये है कि पावर सिस्टम जो है हाईली इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, और इसमें every variable has a meaning or power with respect to its reference. I should write it like in power systems. इसको in power systems, every variable, nearly every variable, ठीक है, nearly, almost, इसको हम almost लिख लेते हैं, almost every variable has strength relative to strength as well as its function relative to some reference. और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए या कई दूसरे इंजीनियर्स के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आते के साथ ही जो सबसे बड़ा इशू आता है वो मेरे ख्याल से यही आता है कि आपको अगर मोटर को भी स्टडी करना है तो आपको एक पहले रेफरेंस फ्रेम को समझना पड़ेगा और फिर आप DQ या ABC के रेफरेंस फ्रेम में स्टडी करते हैं. Similarly, when we talk about the power, either on generator side, either on the transmission side, or either on the load side, तो इन तीनों चीज़ों में अभी तक हम पहले तो सिर्फ VIR की बात करते थे, लेकिन when it talks about the power variables में सारे ही variables, इन सबको मैं power system variables कह रहा हूँ, power system variables. जब पावर सिस्टम वेरिएबल्स को हम जनरेटर, ट्रांसमिशन, लोड वगैरह के हिसाब से बात करते हैं तो देयर शुड बी अ रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस के हिसाब से इनकी मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी, इनका फ्लो डिफरेंट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल पावर फ्लो डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड एंड एंगल्स, वोल्टेज और करंट्स के, ठीक है. सो दैट्स व्हाई दिस इम्प्लाइज कि हम जितने भी पावर के वेरिएबल्स हैं उनको हम वेरिएबल नहीं लेंगे बल्कि हम उनको फेजर्स के तौर पे लेंगे. एंड व्हाट इज़ अ फेजर? फेजर इज समथिंग जिसके अंदर एक मैग्नीट्यूड होता है और उसके अंदर एक एंगल होता है. एंगल, ऑफ कोर्स एंगल का मतलब है कि देयर शुड बी एंगल विद रिस्पेक्ट टू सम, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस एक्सिस, ठीक है. अभी मैं इस तरह डिटेल में बता रहा हूँ. सो फेजर डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इस फेजर डायग्राम में अगर हम देखें तो वी हैव V नॉट जो कि बेसिकली V इंफिनिटी है, इनफाइनाइट बस वोल्टेज. दिस इज द इनफाइनाइट बस वोल्टेज. इनफाइनाइट बस वोल्टेज इसलिए भी इसको कहते हैं कि वी एज्यूम कि इसके ऊपर इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग बस कि इसके ऊपर जो आप वेरिएबल या वोल्टेज वगैरह लोड वगैरह लगाते हैं तो उसकी वजह से इसका वोल्टेज वेरी नहीं करेगा, ठीक है. इट्स लाइक अ वेरी पावरफुल इनफाइनाइट बस वोल्टेज, राइट. और 15:28 ठीक है, 5 मिनट में हम फिर ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर में. अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो फेजर है इसको मैं थोड़ा रीड्रॉ कर लूँगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा है, डेल्टा क्या चीज़ है? वी हैव डेल्टा विच इज़ दी बेसिकली दी एंगल. इस साइन का मतलब है एंगल, एंगल बिटवीन व्हाट? ई क्यू बार. ई क्यू बार आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ई क्यू बार है. इसको मैं ब्लैक से रीड्रॉ कर लेता हूँ, ब्लैक से. दिस इज ओवर ई क्यू बार, ठीक है. दिस इज ई क्यू बार. एंड वी हैव समथिंग एल्स यहाँ पर, ई क्यू बार ये वाला, और इसके अलावा
V infinity, ठीक है। एंड V infinity को अगर हम देखें, so this will have two portions। एक इसका जो है this will be V infinity और Q, V infinity D होगा ये, और ये होगा V infinity Q, and we can write V infinity equals to the V infinity D plus J V infinity Q, right? Okay. Okay, now this is the block diagram of the excitation। अच्छा, एक्साइटेशन क्या चीज़ है? एक्साइटेशन यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, एंड द अपॉर्चुनिटी इज हियर। और इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम पावर सिस्टम स्टेबलाइजर को, ये पावर सिस्टम स्टेबलाइजर और इसकी इनपुट्स जो हैं ये तकरीबन 3 इसकी इनपुट्स हैं, पावर, फ्रीक्वेंसी और रोटेशन, and this is able to generate an amplifying voltage और exciter को control करके we can improve the damping। we will see कि ये किस तरह से होगा। so this is the power diagram for this। these are the symbols। we will come back to this। last class में हमने इनको explore किया था अच्छी तरह से। इसमें जो important है, important अभी आप देखिएगा इन्हीं में से कुछ अभी ये सारे के सारे सिंबल्स आपको इन्हीं सिंबल्स के अंदर मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि दे कंसिस्ट ऑफ सम कांस्टेंट्स, या जिनको आप पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, राइट। और वो डिज़ाइन के होते हैं, ठीक है, वो डिज़ाइन की वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा इसी में आपके पास वेरिएबल्स भी हैं, यानी स्टेट्स भी हैं, और हम देखेंगे किस तरह से आपके पास ये स्टेट्स आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। अगर मैं एक सिस्टम बनाऊं तो सिंपल, अच्छा इसी में ही आपके पास डिस्टर्बेंसेस भी हैं। अब ये हमारा काम होगा कि हम इसको कैसे करें। एज अ कंट्रोल इंजीनियर हमें एक सिस्टम को इस तरह से, इस नज़रिए से देखना होता है कि इसकी आउटपुट्स क्या हैं, यानी वायर्स क्या हैं इसकी इनपुट्स क्या हैं, यानी कि यूज़ जो हैं आपके पास कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो क्या हैं। इसके अलावा हमें इसकी ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि इसमें डिस्टर्बेंसेस क्या क्या हैं। अच्छा, डिस्टर्बेंसेस के बारे में एक कमेंट करना ज़रूरी समझता हूँ कि आमतौर पे डिस्टर्बेंस को हम सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह से दिखा देते हैं कि ये इस सिस्टम पे असरअंदाज हो रही है, और सारी की किताबों में ऐसी होता है। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट 100% ट्रू। डिस्टर्बेंसेस स्टैंड अलोन इनपुट्स भी हो सकती हैं और ये आउटपुट्स भी हो सकती हैं। हम हर उस चीज़ को डिस्टर्बेंस कहेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नॉट इन कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब जो मैं कंट्रोलर अभी बना रहा हूँ, हो सकता है ये किसी और कंट्रोलर के हाथ में हो, बट नॉट इन आवर कंट्रोल। एंड द सेकंड थिंग जो इसको डिस्टर्बेंस कहलाएगी, उस वेरिएबल को या उस चीज़ को, पैरामीटर को, दैट विल बी के डिस्टर्बेंस की वजह से वाई विल बी डिस्टर्ब, ठीक है। सो डी विल डिस्टर्ब वाइज, जो आउटपुट है उसको ये डिस्टर्ब करेगा। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों चीज़ों का ख्याल करें। इन केस ऑफ जनरेटर जब आपके पास लोड बढ़ जाता है तो दैट इज़ समथिंग कि आपके पास आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो स्टीम की डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, अब हम इन्हीं वेरिएबल्स में से इन वेरिएबल्स को नाम देंगे। अगर हम स्टार्ट करें तो मैकेनिकल इज एन इनपुट पावर हमारे हिसाब से, पीई इज द इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर, ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस, दीज आर द पैरामीटर्स, ये सारे पैरामीटर्स आपके पास हैं। देन वी हैव अ जनरेटर करंट, डीक्यू एक्सिस के करंट्स हैं। टर्मिनल वोल्टेज इज द आउटपुट वोल्टेज। इसके अलावा टर्मिनल वोल्टेज की ही जो है फर्दर उसकी डिविजन्स हैं, डी क्यू और वी क्यू।
और ओपन सर्किट फील्ड टाइम कांस्टेंट, so इसका मतलब है दिस इज सम काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम. Then we have d-axis reactance, transient axis reactance. तो ये आपके अगेन पैरामीटर्स आ गए. Then we have this, अब ये this is basically EQ bar. EQ bar आपके पास इंटरनल जनरेटर का इंटरनल वोल्टेज है, राइट. एंड देन वी हैव द फील्ड वोल्टेज VFD. EQ बार में और VFD में फ़र्क है. एंड अभी हम देखते हैं जनरेटर इंटरनल वोल्टेज. जनरेटर इंटरनल वोल्टेज जो जनरेटर जनरेट करता है, तो इफ द इनपुट इज दिस, अगर जनरेटर की इनपुट जो है वो PM है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसकी आउटपुट जो है वो जनरेटर्स इंटरनल वोल्टेज है, जो कि फिर टर्मिनल के ऊपर यहाँ पर अपीयर होती है, ठीक है. सो अ सीक्वेंस विल बी लाइक दिस. PM will drive the generator. Generator will generate some internal voltage EQ bar, और EQ bar जनरेट होने के बाद रिएक्टेंस से होता हुआ जो टर्मिनल पे पहुंचेगा तो उसको हम VT कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज. एंड देन वी हैव द फील्ड वोल्टेज. और इसके अलावा लेट मी टेक ओके राइट, इसके अलावा हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज है. तो व्हाट इज रेफरेंस वोल्टेज, कोई मुझे बताएगा रेफरेंस वोल्टेज क्या है? क्या चीज़ होगी रेफरेंस वोल्टेज? इस सिस्टम के हिसाब से अगर रिकॉल करें, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम का होता है जिसमें सेट पॉइंट है, एरर है, आउटपुट है, यू सिग्नल्स हैं. कंट्रोलर की आउटपुट यू सिग्नल है, जो एक्चुएटर की आउटपुट है वो MV सिग्नल होता है. ये कंट्रोल वेरिएबल है जो फीडबैक पे आ रहा है, और मेन पे जो आपके पास इनपुट पे है दिस इज द सेट पॉइंट SP. तो अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि ये V रेफरेंस क्या चीज़ है जो कि यहाँ पर मौजूद था, V रेफरेंस यहाँ पर मौजूद है. ओह, मैंने लिखा हुआ है, दिस इज द सेट पॉइंट हियर. तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये एक सिस्टम का सेट पॉइंट है, एक कंट्रोल लूप का सेट पॉइंट है. और इसी तरीके से आपके पास तो दिस इज द सिग्नल जो कि आप जनरेट करेंगे एक दो क्लासेस के बाद. यू विल बी एबल टू डेवलप योर ओन कंट्रोलर जो कि ये सिग्नल जनरेट करेगा. एंड देन वी हैव सम इनिशियल कांस्टेंट्स, डैम्पिंग कोएफिशिएंट्स, लोड करंट, रोटर एंगल. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्टेबिलिटी. अगर आपने देखा तो ये डेल्टा जो है, दिस वाज द एंगल बिटवीन, किस किस के दरमियान एंगल है, ये वो एंगल है जो आपके पास EQ बार जो जनरेटर जनरेट करेगा. और अच्छा, ये स्मॉल से लिखा हुआ है, कैपिटल से लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा वो तस्वीर का और उसका मसला है दोनों चीज़ें सेम ही. तो दिस इज ऑल्सो EQ बार. तो ये EQ बार और ये जो टर्मिनल वोल्टेज, यानी जो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर वोल्टेज अवेलेबल है, बस इनफाइनाइट बस वोल्टेज, इन दोनों के दरमियान का एंगल है, ठीक है. And then we have generator speed, right. Now let's start with the non-linear model. तो सबसे पहले तो हम assume करते हैं अपना, अब हम we have 6 minutes left. अगर कोई सवाल है तो काइंडली मुझे बताइए. Okay, so let's continue here. Okay, so okay, yeah, so far so good. कोई इशू तो नहीं है किसी को? इनमें कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो काइंडली मुझे बताइए. ओके, सो नॉन लीनियर मॉडल. अब हम नॉन लीनियर मॉडल का ट्रीटमेंट करते हैं. सबसे पहले तो VT इज द टर्मिनल वोल्टेज. इसको हम एज्यूम करते हैं कि वी कैन इस VT को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि देयर विल बी D and Q axis VD, और there will be something called VQ, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस पे. एंड देन वी विल हैव समथिंग व्हिच इज VT.
ओके। एंड सिमिलरली जो आई है, आई बेसिकली कौन सा करंट था, आई आपके पास जो है ये जनरेटर करंट है, और वीटी जो हम बात कर रहे हैं, वीटी दिस इज आल्सो द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर। सो अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम जनरेटर के मॉडल की बात कर रहे हैं। तो जनरेटर की सबसे पहले तो जनरेटर की आउटपुट अगर आपको याद हो, तो जनरेटर की जो आउटपुट थी, वेयर इज द आउटपुट ऑफ द जनरेटर, हियर आपके पास जनरेटर की जो आउटपुट है हम उसकी बात कर रहे हैं। So this will be ID and we will have IQ, और इन दोनों का सम जो है वो इन दोनों की रिप्रेजेंट I है, right? Now the torque angle delta is defined as shown in the figure, फेजर डायग्राम में जैसे हमने देखा था। So V infinity bus voltage will be V infinity D J plus J V infinity Q, और इसको हम लिख सकते हैं एज अ साइन डेल्टा प्लस J cos डेल्टा, राइट? बिकॉज डेल्टा जो है वो आपके पास एंगल है इन दोनों के दरमियान। अच्छा, फ्रॉम द सेम सिस्टम, मुझे अगर आप अलाउ करें तो मैं यहाँ से इसको दोबारा कॉपी करूँ फ्रॉम हियर, सिर्फ इस पोर्शन को, और हम आगे आते हैं, कीप इट कॉपी हियर, राइट? सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसे आई है, फ्रॉम द सिस्टम दिस I goes to V y Vt plus Vt, this voltage minus this voltage divided by the resistance between them, the impedance between them, this is the complete Z. So this is the, तो एक करंट आपके पास इस डायरेक्शन में आया, लेट्स से दिस इज I2, एक करंट आपके पास इस डायरेक्शन में आया है, दिस इज योर I1 and this is your I. So basically I is equals to I1 plus I2. यहाँ पे I1 जो है दिस कैन बी डिटरमिन्ड बाय, I1 जो है वो आपके पास है एडमिटेंस टाइम्स द वोल्टेज, क्योंकि यहाँ का जो वोल्टेज है दिस इज Vt, राइट? प्लस, और ये वाला जो करंट है आपके पास, दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द इम्पिडेंस। सो द पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, Vt माइनस V इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस, राइट? इसको सॉल्व करें, लास्ट क्लास में शायद हमने इसको, आप इसका एलसीएम लें, इसको सॉल्व करें, यू विल अराइव टू दिस इक्वेशन, राइट? और देन व्हाट वी कैन डू इज वी विल हैव समथिंग लाइक दिस। इसको अगर हम मजीद सॉल्व करके देखें, द नेक्स्ट, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, राइट? अच्छा, इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं, जेड आई प्लस, नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 मिनट, तो दोबारा हम ज्वाइन करेंगे, लेट्स डू इट हियर। सो जेड आई इज, इसको किस तरह से कर सकते हैं, जेड आई इक्वल्स टू, जेड आई को किस तरह से करेंगे, वाई बी टी प्लस वाई जी बी टी माइनस वी इंफिनिटी, राइट? और अगर हम यहाँ से देखें, वी हैव दिस थिंग हियर, फॉर कन्वीनियंस द फॉलोइंग कांस्टेंट्स एंड पैरामीटर्स आर इंट्रोड्यूस्ड। इसको अगर हम चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं इन रिवर्स ऑर्डर। आप इसको ज़रा वेरीफाई करते हैं, अगर 1 प्लस आर जी माइनस एक्स बी प्लस जे और आर बी प्लस एक्स जी, इसको अगर हम रिजॉल्व करें, then we will be able to figure out कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है, right? C1 and C2,
चलिए हम नेक्स्ट क्लास से अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास से अभी इसको कंटिन्यू